ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहाँ पोजीशन ले ली। ये एक टीम वर्क है, तो मैं अकेला ही नाम करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी हार चित्रा में हुई थी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रविवार को द्वितीय विश्व युद्ध 1941 व बांग्लादेश स्वतंत्रता 1971 के युद्ध की याद में चित्रा व जमालपुर दिवस मनाया गया। ढाका के स्वतंत्रता युद्ध की बात करें तो एक कर्नल पीपी भगत का नाम सबसे पहले जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक रास्ता जो कि एक बड़ा एक जो रास्ता था ढाका के जाने के लिए, कहीं ना कहीं एक भीषण युद्ध लड़ा था। उसके बाद 500 से अधिक सैनिकों का समर्पण हुआ। उसके बाद जब 500 से अधिक दुश्मन के जो सैनिक आत्मसमर्पण किए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना थी ढाका पहुंच पाई। उसी का परिणाम था कि आज पाकिस्तान से अलग होकर ढाका जाना जाता है, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हमारे साथ कर्नल पीपी भगत मौजूद है, जो कि जमालपुर का एक युद्ध ऐसा युद्ध था जो कि कहीं ना कहीं पूरे जो बांग्लादेश के जन्म का कहीं ना कहीं सूत्रधार माना जाता है। और 500 से अधिक सैनिकों, जो दुश्मन के सैनिक थे, पाकिस्तान के सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। सबसे बड़ी खास बात थी कि जब भारतीय सैनिकों ने शांति का प्रस्ताव भेजा कि आप आत्मसमर्पण कर दें, पाकिस्तान को भेजा, तो वहाँ की जो सेना थी उन्होंने एक लिफाफे में एक जिंदा कारतूस भेजा और कहा कि भारतीय सैनिकों आप तैयार हो जाइए कि आप जो ब्रह्मपुत्र है लाल खून कर देंगे, लाल उसका कलर हो जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं वो कहीं तैयार थे और कहीं ना कहीं उनका मोर्चा भी मजबूत माना जा रहा था। भारतीय सेना के सामने चुनौती भी बड़ी थी। अब हम जो कि कर्नल पीपी भगत जो जिसके नाम से ही पाकिस्तानी सेना में आज भी डर का एहसास रहता है, उनसे ही जानते आखिर जमालपुर का युद्ध क्या था और क्या वो रणनीति थी कि वो कहीं ना कहीं ढाका तक पहुंच पाए। सर, आप 1971 के जो ढाका स्वतंत्रता आंदोलन था उसके एक महानायक हैं। आप कहीं ना कहीं शुरुआती दौर का जो कब्जे का रणनीति आप द्वारा बनाई गई थी, ऐसे में ढाका पर कब्जे के लिए जमालपुर की जीत क्यों महत्वपूर्ण थी? जमालपुर नदन सेक्टर का एक रास्ता था और वो एक छोटा रास्ता था। वहाँ दुश्मन को उम्मीद थी कि भारत की कम सेनाएं उस रास्ते से आएगी। उसको वो कहते हैं फोर्ट्रेस कहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मैमन सिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर का जो गढ़ था उसको जीतने की रणनीति क्या थी? आखिर कैसे संभव हो पाया कि आपने एक ऐसा रास्ता तैयार किया कि आप सीधे ढाका पहुंच कर वहाँ पे कब्जा हो गया? जमालपुर में जो डिफेंस थे उसको फौज में डेलिब्रेट डिफेंस कहा जाता है। बहुत पक्का डिफेंस था जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो हमारे साथ जो फौज थी, हम पैदल चले 70 किलोमीटर अपनी पीठ के ऊपर सामान लेके। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहाँ पोजीशन ली। तो दुश्मन पीछे भी नहीं जा सकता था। कहने का ये रणनीति आपकी काम आई? हाँ, बहुत अवसर होते हैं, मेरे अकेले की तो नहीं होता है। दुश्मन भी आप पर हमला कर रहा था, ऐसे में जीत हासिल हो पाई, वो कैसे संभव हो पाई? एक तो हमारी टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी। सारे जवानों ने अपनी जान कुर्बान के लिए बिल्कुल तैयार थे। दुश्मन को बहुत हौसला था। उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर देंगे। तो उसका मुकाबला तो फिर करना ही था। जब उसने किया तो हमने भी फायरिंग की। आंकड़े बताते हैं कि 300 से ज़्यादा दुश्मनों की मौत हुई थी। और कितना दुश्मन को नुकसान हुआ था, क्योंकि आप उसके मौजूदा गवाह हैं, इकलौते गवाह हैं, आज कितना नुकसान आकलन किया था? दुश्मन के रेगुलर फोर्स जो थी उनकी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, 15 ऑफिसर तो वहीं शहीद हो गए थे और 500 ने तो मतलब वो जवान जो होते हैं उनके ऑफिसर, अधिकारी रंग में नहीं आते, वो मरे। और इतना कारतूस हथियार मिला कि वो टन्स में था, गिन भी नहीं सकते थे। तो कोई लड़ाई का टाइम था
और हमें फिर उसके आगे ढाका के लिए बढ़ना था, तो हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। पर ये है कि टन्स के अंदर मतलब गिन नहीं सकते, अनगिनत, जिस तरफ देखो एक लाश मिलती। एक जो सैनिकों के समर्पण की शुरुआत थी, करीब 500 से अधिक सैनिकों ने, जो दुश्मन के सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था। जी, एक सबसे खास बात उसमें ये था कि जब लड़ाई शुरू हुई, बहुत भयंकर लड़ाई थी, तो हमारे तोपखाने से हमने गोले चलाए, गोलियां चलाई, एमुनिशन भी कम था क्योंकि हम पीठ पे ले गए थे। तो जब इतनी हुई तो सुबह पाकिस्तान की फौज का एक वायरलेस स्टेशन होता है, जिसका वायरलेस कहते हैं, उस पर चिल्लाया पाकिस्तान स्टेशन फॉर एनी इंडियन स्टेशन। तो हमारे पीछे जो हायर हेडक्वार्टर था उसमें ये मैसेज इंटरसेप्ट हो गया। तो उन्होंने कहा पास योर मैसेज। उसने कहा कि हमें आपके गोले नहीं चाहिए, अपने ऑफिसर को कहो फायरिंग बंद करे, हमें दवाइयाँ चाहिए, हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर के लिए तैयार हैं। एक खास बात भी उस दौरान रही थी जो आपके बारे में कही जाती है कि जो दुश्मन सेना के कर्नल थे सुल्तान अहमद, उन्होंने आपको सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा था और आपने उसमें मना कर दिया था। आखिर वो क्या वजह थी, वो आपको सम्मानित करना चाहते थे और आपने मना क्यों किया? क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ, ये एक टीम वर्क है, तो मैं अकेला इनाम तक तो हकदार नहीं। इसलिए मैंने पोलाइटली उनसे कहा ये तो एक पूरा टीम वर्क था, मैं कुछ। वो आपको ऑनर करना क्यों चाहते थे, क्या कारण था, क्या लग रहा था उनको? उन्होंने तो ये कह दिया था कि अगर तुम ना होता तो तुम ढाका नहीं पहुंच सकते। आपको ढाका पर जो कब्जे का जो सूत्रधार माना जाता है, जो 1971 का जो वार माना जाए, क्योंकि वो एक रास्ता था कि जितना भी आपने एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा था, आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते, एक बड़ा टफ काम था, वो कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से आपको सम्मानित करना चाहता कि आपने वो ब्रेक किया और ढाका पे लास्टली आप पहुँच पाए वहाँ पे। नहीं, उसकी दो वजह हो सकती है, क्योंकि कर्नल सुल्तान महमूद की हाइट 6 फुट से ऊपर थी, मैं तो एक बहुत ही छोटा 5 फुट 6 इंच का बंदा था, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने हम पे इतना गोलीबारी की, और उसने पूरी कोशिश की थी रात को कि हम मर जाए। हमारे पास सिर्फ 5 गोली रह गई थी, वो हरकत आ गई थी, तो मैंने अपनी पार्टी को कह दिया था कि जब 2 गोली रह जाएँ मुझे बताना। पहली गोली से मैंने सोचा था पार्टी मार दूंगा, और आखिरी गोली अपने को। अब जहाँ तक वो है, अब वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे, तो हो सकता है वो बाद में, आखिर उनको तो पता नहीं था ना पाकिस्तान कब जाएंगे, उनकी फैमिली का क्या होगा, तो मैं उस लालच में क्यों आऊँ। वैसे उन्होंने मेरे को फौजी समझ के इज्जत दी, वो मैं मानता हूँ, वो उनका बड़ापन था। कहीं ना कहीं आपकी जो युद्ध शक्ति थी उस टाइम, जो आपने लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं उसके भी मुरीद थे वो। हो सकता है, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने खास ढाका में हमारे अफसर से कहा था कि जो आपका अफसर गोलीबारी कर रहा था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो खास मुझसे मिलने आए, और जब उन्होंने मुझे देखा मिट्टी से भरा, उनका इसने किया था, उनको विश्वास होना मुश्किल। तो आज रेवाड़ी में आप सेलिब्रेट करते हैं, हर साल करते हैं, तो आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये तो सब टीम है, आप देख रहे हैं, पूरे भूतपूर्व सैनिक होते हैं। देखिए, एक कोई गन चलाता है, कुछ टेक्निकल वर्क होता है, कोई रेडियो ऑपरेटर होता है, सबका काम, भूमिका तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम मिलकर खुश होते हैं, पुरानी यादें आती हैं, और इससे जो आने वाली पीढ़ी है, आगे वाली फौजी जो आते हैं, उनको भी बहुत उत्साह मिलता है, फिर वो भी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं कि मोराल जो है हमारी पर्यटन का हमेशा ऊंचा है, ये हमारी फैमिली हमारा नाम रोशन ही करे। ठीक है जी हाँ, और कार्यक्रम के दौरान जित्रा में लड़े गए द्वितीय विश्व युद्ध के नायक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद कुमार शर्मा व पाकिस्तान सेना के साथ जमालपुर में लड़े गए भीषण युद्ध के महानायक, जिनके खौफ से पाकिस्तान फौज आज भी थर्राती है, उस समय पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे कर्नल सुल्तान अहमद ने यहाँ तक कहा था कि यदि पीपी भगत न होते तो भारतीय सेना पाकिस्तानी मोर्चे को फतह नहीं कर पाती। जी हाँ, और इसी का परिणाम था कि लड़ाई के बाद युद्धबंदी कर्नल सुल्तान अहमद पीपी भगत को सम्मानित करना चाहते थे। और आपको बता दें कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 हज़ारा बैटरी
अलाइड फोर्स का हिस्सा बनी और इसे मलाया में जित्रा नामक शहर में तैनात किया गया। इस युद्ध में एलाइड फोर्स को विजय दिलाने का पूरा श्रेय इस बैटरी अर्थात सेना की एक टुकड़ी को मिला और इसे युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वहीं 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध में 95 माउंटेन ब्रिगेड के डायरेक्ट सपोर्ट में यह रेजिमेंट 852 लाइट बैटरी के साथ तैनात की गई। जब जमालपुर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी फोर्स को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा तो पाकिस्तान के फौजियों ने एक लिफाफे में एक जिंदा गोली भेजकर संदेश दिया कि भारतीय सैनिकों के रक्त से ब्रह्मपुत्र के पानी को लाल कर देंगे। लेकिन जिस तरह से कर्नल पीपी भगत के नेतृत्व में सेना ने रात के समय भीषण युद्ध लड़ते हुए सटीक निशाने साधकर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, विश्व इतिहास में यह लड़ाई दर्ज हो गई। और यहाँ पर आपको बता दें कि 10-11 दिसंबर 1971 की रात को निर्णायक युद्ध हुआ। कर्नल पीपी भगत ने बताया कि किस तरह से भीषण युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक जिंदगी की भीख मांगने को मजबूर हो गए। उन्होंने वायरलेस सेट के माध्यम से संदेश भेजा कि हमें गोले नहीं दवाई चाहिए। उन्होंने कहा कि जमालपुर का मोर्चा फतह करने के बाद ही भारतीय फौज का ढाका पहुंचने का रास्ता आसान हो गया और मात्र 13 दिन में भारतीय सेना ने 230 किलोमीटर तक का ढाका का फासला तय किया। इस सेक्टर में इस लड़ाई में दुश्मन फौज के 15 अफसर और 315 जवान मारे गए तथा 500 ने आत्मसमर्पण किया। तो वहीं हमारी सेना के 10 सैनिक शहीद हुए और 8 घायल हुए। जी हां, और आपको बता दें कि रविवार को भारी संख्या में पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहादुरी का बखान किया। तो वहीं अब देश की युवा पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्या हुआ था जित्रा? आपको सुनकर शायद अचंभा होगा, शायद आपको काफी सारे लोगों को मालूम भी होगा कि ब्रिटिश आर्मी की सबसे बड़ी हार, दूसरी सबसे बड़ी हार जित्रा में हुई थी। हुआ क्या था कि पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया था उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह थी वो थी सिंगापुर। और जापानीज को पता था कि अगर उन्होंने सिंगापुर को कैप्चर करना है तो उन्हें थाईलैंड में लैंड कर कर, उनकी उसकी बीचेस के ऊपर लैंड कर कर मलाया से, दैट इज नॉर्दर्न साइड से, जित्रा जो कि बीच में था और सिंगापुर जो सबसे पीछे था वहां पर जाना था। तो जित्रा क्यों था जरूरी? जित्रा ब्रिटिश आर्मी का वो फॉरवर्ड डिफेंस था जिसके ऊपर निर्भर था पूरे मलेशिया का डिफेंस, यानी कि सिंगापुर नहीं गिरता अगर जित्रा ना गिरता। तो जित्रा को संभालने के लिए हिंदुस्तान की इन्फेंट्री डिवीजन, 11 इन्फेंट्री डिवीजन वहां पर तैनात थी। आप सबको मालूम है 11 इन्फेंट्री डिवीजन, और उसकी सपोर्ट में आर्टिलरी, तोपखाने की 137 आर्टिलरी रेजिमेंट थी। उस 137 आर्टिलरी रेजिमेंट का एक बैटरी 4 माउंटेन बैटरी थी, जिसको हम आज 56 माउंटेन रेजिमेंट के अंदर 4 हजारा बैटरी कहते हैं। जब वहां का जो अलाइड कमांडर था, एक था जनरल पर्सिवल, उसने 11 डिवीजन को यह टास्क दिया कि तुम जित्रा को हर हालत में बचाओगे, क्योंकि जित्रा एक ऐसी जगह थी जिसके नज़दीक ब्रिटिश की सबसे बड़ी एयर बेस थी। मेरा ख्याल है उस जगह का नाम एलोर सहता था, शायद नाम में कुछ गलती हो। वो उसके बड़ी नज़दीक थी
और उनके जितने एयरक्राफ्ट थे वो वहीं पर थे। तो जापानीज ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने LO-17 जो था उसके ऊपर इतना भारी अटैक किया कि इनके जो थोड़े बचे हुए एयरक्राफ्ट थे वो इन्होंने सिंगापुर भेज दिए अंदर, यानी कि चित्रा के ऊपर उनकी जो एयरफोर्स थी वो बिल्कुल भागी हो गई ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के वहाँ कोई ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट रहे नहीं। तो चित्रा की दो इंपॉर्टेंस हुई, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हुई। एक था कि ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एक जगह थी और ये मेन रोड के दोनों तरफ थी। तो 11 डिवीजन को टास्क दिया कि एक ब्रिगेड दाहिने तरफ, एक ब्रिगेड बाईं तरफ और 4 कंपनियां तीसरी ब्रिगेड की सेंटर में इस जगह को डिफेंड करेगी। और उसको डिफेंड करने के लिए जो सेंटर था, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया था क्योंकि उसके ऊपर जापानीज की टैंक्स आ रही थी, उसको डिफेंड करने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट 4 माउंटेन बैटरी थी, 56 माउंटेन रेजिमेंट की 4 हज़ारा बैटरी। सोचिए एक डिवीजन का डिफेंस जो कि ब्रिटिश के एनालिसिस के मुताबिक कम से कम 3 महीने कम से कम डिफेंड करना चाहिए था, वो 3 दिन में गिर गया। जो 300 दिन जिसने रहना था वहां, वो 3 दिन में गिर गया। और ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो लोग मार्च कर रहे हैं रोड के ऊपर, ये सड़क थी जिसके ऊपर 11 इन्फेंट्री डिवीजन के पूरे लोग विड्रॉ कर रहे थे। और उसके पहले भी जो उसके आगे थे वो भी इसके ऊपर विड्रॉ कर रहे थे। ये एक बैटरी थी और उन दिनों में एक बैटरी के अंदर 8 गन होती थी। ये 8 गन की फायर से जितने लोग बचे, ये 8 गन की फायर से जब 11 इन्फेंट्री डिवीजन को चित्रा से रिट्रीट करने के लिए, यानी कि 13, 12 और 13 दिसंबर की रात को जब उनको रिट्रीट करने के लिए हुक्म मिला, तो यही एक बैटरी थी जिसने सबका बचाव किया और उनको मौका दिया कि वो वहाँ से निकल सके। जो 4 कंपनीज आगे थी उनमें से 3 जो थी वो पूरी तरह से जापानीज ने नष्ट कर दी थी। इतिहास में, इंडियन आर्मी के इतिहास में ये एक ऐसी मिसाल है कि एक बैटरी ने तकरीबन, जो बाकी की उसकी 2 बैटरीज थी, एक एंटी टैंक बैटरी थी और दूसरी शायद एक फील्ड बैटरी थी, मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि मैं जब आज आया था मैं ये सोच कर नहीं आया था कि मैं आपके साथ इस चीज़ पर वार्तालाप करूंगा, पर मैं चित्रा के लिए आया हूं तो मैंने कहा मैं चित्रा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो खुद सोचिए 8 गन, हर गन के ऊपर 6 या 7 आदमी, करीबन 60 या 70 लोग और 8 गन, उन्होंने एक पूरी डिवीजन को वहाँ से सेफ निकलने में सहायता की। तो ये वजह थी कि इस बैटरी को ये ऑनर दिया गया कि तुम हमेशा इस दिन को मनाओगे क्योंकि तुमने पूरी 11 इन्फेंट्री डिवीजन की जो है उनको महफूज रखा। खुशी है कि हम पिछले 10 सालों से इसे मना रहे हैं।